आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार के साथ साथ भारत की जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, उसके बाद में भारत के सीमावर्ती देश और लास्ट में हम हर एक टॉपिक के बाद में उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए अब चलते हैं हम टॉपिक पर। तो देखिए, टॉपिक से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल PCM by GS को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और उसके साथ साथ वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, पहली टॉपिक है कि भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा नंबर का देश है? तो 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। तो अब बात कर लेते हैं कि 6 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो 6 देशों की अगर बात करें तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील और 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें पर हमारा देश भारत है। तो कभी कभी एग्जामों में इस पॉइंट से आपको 4 देशों का नाम दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि निम्न में से क्षेत्रफल के घटते क्रम में अब देशों को लिखिए। तो उसमें क्या हो जाता है, अगर आपको ये डाटा मालूम नहीं रहेगी तो आपको उसको सुमेल करने में समस्या हो सकती है। चलिए आगे, जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो जनसंख्या में भारत से कौन देश सबसे ज़्यादा है? तो चाइना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है उत्तर से दक्षिण विस्तार, ये आपका कितना है? 3214 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें पश्चिम से पूर्व का विस्तार तो ये क्या है? 2933 किलोमीटर। तो देखिए, अगर बात करें कि उत्तर दक्षिणी जो विस्तार है पूर्वी पश्चिमी की तुलना में क्या है? अधिक है। वहीं बात करते हैं कि भारत के आकार की। तो देखिए, भारत का आकार क्या है? चतुष्कोणीय है, अर्थात चतुर्भुजाकार है। कभी कभी आपसे पूछ देता है एग्जामों में कि बताइए कि भारत का आकार कैसा है? तो चतुर्थकोणीय है। उसके बाद में बात करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल का, देखिए अब जो ये भारत का क्षेत्रफल है, अगर बात करते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण क्षेत्रफल का बस मात्र 2.42% है। अगर इस पे जनसंख्या की अगर बात करें तो 17.5% इस भूभाग पे जनसंख्या बिलोंग करती है या निवास करती है। उसके बाद में ये जो सारी डाटाएं थी, ये जनसंख्या जो 2011 की जनसंख्या की गणना हुई थी उसके अनुसार ये डाटाएं हैं। अगर आज की बात करें तो करीब करीब 150 करोड़ के इर्द गिर्द भारत की जनसंख्या पहुंच चुकी होगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। देखिए, भारत की अगर स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है ये कौन सा राज्य है? आपका गुजरात है। गुजरात से लेकर ये जो आप देख रहे हैं जो राज्य स्थित है, ये क्या है? भारत की स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक कुल मिलाकर अगर बात करें तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अगर स्थलीय सीमा की अगर लंबाई की अगर बात करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी है, तो कुल मिलाकर 15,200 किलोमीटर संपूर्ण लंबाई है। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं कि वो जो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं
उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 क्या है केंद्र शासित प्रदेश जो कि स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगर राज्यों की बात करें कि 16 राज्यों में तो देखिए पहला गुजरात हो जाएगा। क्रम से हम देख लेते हैं, पहला क्या है गुजरात, राजस्थान, पंजाब केंद्र शासित प्रदेश तो हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद में देखिए सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, मणिपुर, इसके बाद में नीचे देखिए मणिपुर के बाद मिजोरम, ये क्या है त्रिपुरा, और ये आपको हरे कलर से दिखाई दे रहा है ये क्या है असम है। असम के बाद में ये जो पीले कलर से दिखाई दे रहा है मेघालय, असम मेघालय, और जो 16वां राज्य है पश्चिम बंगाल। यही जो है भारत की स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो चलिए उम्मीद लगाते हैं कि आपको भारत की स्थलीय सीमा से संबंधित सारे तथ्य आप जान चुके हैं। तो चलिए अब जलीय सीमा के बारे में देखते हैं। देखिए स्थलीय सीमा के बाद हम जलीय सीमा की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ गुजरात से लेकर इस साइड में क्या है आप देख रहे हैं इस मैप में, देखिए इसमें क्या है देखिए आपको जो शैडो कलर की दिखाई दे रही है तटी को इंगित कर रही है, अर्थात तट को इंगित कर रही है। तो देखिए भारत की अगर मुख्य भूमि की जलीय सीमा की अगर लंबाई की बात करें, देखिए मुख्य भूमि अर्थात इसमें हम जो अंडमान निकोबार है और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको हम शामिल नहीं करेंगे, जो द्वीपीय प्रदेश है उसको हम नहीं शामिल करेंगे। तो वो क्या आ जाता है मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि की अगर लंबाई की बात करें, देखिए जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की अगर लंबाई की अगर बात करें तो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि। लेकिन अगर भारत की कुल सीमा जलीय सीमा की अगर लंबाई की बात कर लें जिसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये दूरी कितने आ जाएगी या लंबाई कितना आ जाएगी 7516 किलोमीटर। उसके बाद में बात करते हैं कि भारत के कितने ऐसे राज्य और कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। देखिए 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो पहले 4 केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं कि देखिए दमन और दीव, यहीं देखिए मुंबई के तट पर स्थित है दमन द्वीप। उसके बाद में लक्षद्वीप क्या है एक द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है, और वहीं पुडुचेरी की अगर बात करें तो तमिलनाडु के तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में अंडमान और निकोबार की बात करें तो ये अभी क्या है बंगाल की खाड़ी में स्थित एक क्या है द्वीपीय प्रदेश है। ये जो हो गए 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद अगर राज्यों की बात करें 9 राज्य हैं और इसमें 2 तटों पर स्थित हैं। देखिए ये इस तट को क्या कहते हैं पूर्वी तट कहते हैं, और इस साइड के जो तट है पश्चिमी साइड में इसे क्या कहते हैं पश्चिमी तट कहते हैं। देखिए पूर्वी तट पर अगर राज्यों की अगर बात करें तो देखिए पहला क्या हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद में देखिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। देखिए पूर्वी तट पर जो लास्ट के 4 तट हैं ये क्या है पूर्वी तट पर स्थित प्रदेश हैं जो कि जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। वहीं अगर पश्चिमी तट की अगर बात करें तो पश्चिमी तट पर 5 जो हैं राज्य जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जैसे गुजरात, उसके बाद में मैप में भी देखते चलिए, दूसरा महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और केरल। ये जो 5 राज्य हैं जो कि जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं वो भी पश्चिमी तट पर। तो कुल मिलाकर देखिए जलीय सीमा कितने राज्यों से घिरी हुई है 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो चलिए हम 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश को देख चुके हैं। तो अब चलिए जो उपरोक्त में हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन कौन भारतीय राज्य हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा से सटे हुए हैं। तो देखिए आप ये जो गुजरात और पश्चिम बंगाल जो 2 राज्य हैं वो भारत के जलीय और स्थलीय सीमा दोनों का निर्धारण करते हैं, अर्थात इधर ये बंगाल की खाड़ी से और ये अरब की खाड़ी से या यहाँ पे खंबात की खाड़ी से
सटी हुई है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल और गुजरात 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की जलीय और स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्य की अगर बात कर रहा है तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात जो राज्य है ये सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि जो भारत के 9 जलीय सीमा अर्थात समुद्री तट पर स्थित राज्य हैं उसके सीमाओं का क्रम देख लेते हैं। सबसे देखिए लंबी सीमा कौन बनाता है? गुजरात। उससे कम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में उससे कम कौन बनाता है? तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद केरल। केरल के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद गोवा। देखिए पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित है और पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित है, इसके बारे में हम कुछ समय पहले बात किए थे। जैसे पूर्वी तट की अगर बात कर लेते हैं कि राज्य में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और देखिए इसमें तमिलनाडु छूट गया है। उसके बाद में पश्चिमी तट की अगर बात करें तो 5 राज्य हैं। 5 राज्यों में पहला गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर उसके बाद गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और केरल हो जाएगा। तो यहाँ तमिलनाडु नहीं रहेगा, केरल हो जाएगा। तो देखिए ये 4 राज्य पूर्वी तट पे और 5 राज्य पश्चिमी तट पे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं भारत का नामांकन, अर्थात भारत का जो नॉमिनेशन किया गया, जैसे भारत को इंडिया किसने कहा, हिंदुस्तान किसने कहा, भारत किसने कहा और जम्बू द्वीप किसके द्वारा पुकारा गया, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए बात करते हैं पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की क्या मानी जाती है? जननी मानी जाती है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ पे था? सिंधु घाटी में था। तो इस देश का नाम ब्रह्मवर्त तथा आर्यावर्त पड़ा। तो उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर ही इस देश का क्या नाम पड़ा? ब्रह्मावर्त और आर्यावर्त। उसके बाद में बात करते हैं कि ऋग्वेद में 5 जनों में से सबसे शक्तिशाली जन कौन थे? भरत। भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। उसके बाद में वायु पुराण के अन्य संदर्भ में दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख। देखिए वायु पुराण के अन्य संदर्भ में दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख, जिसके नाम पर इस भूभाग को भारत कहा गया। वास्तव में भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। उसके बाद में बौद्ध काल में इस भूभाग को क्या कहा गया? जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया। तो देखिए आर्यों द्वारा इसे क्या कहा गया? आर्यावर्त या ब्रह्मवर्त, और भरत के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया। वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसे भारत कहा गया। और लेकिन अगर बात करें कि बौद्ध काल में, तो बौद्ध काल में इस भूभाग को क्या कहा गया? जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया या पुकारा गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि रोमवासी सिंधु नदी को क्या कहते थे? इंडस कहते थे। और उस भूभाग को क्या कहते थे? इंडिया कहते थे। रोमवासियों द्वारा इसका क्या नाम रखा गया? इंडिया रखा गया। उसके बाद में पारसियों ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू एवं प्रदेश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। तो देखिए कि आर्यों द्वारा इसे आर्यावर्त और भरत के नाम पर इसे भारतवर्ष, और वायु पुराण के एक संदर्भ में भरत दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसे भारत, और बौद्ध काल में इसे जम्बू द्वीप, और रोमवासी ने इसे क्या कहा? इंडिया कहा, और पारसियों ने इसे हिंदुस्तान की संज्ञा दी। तो चलिए उम्मीद लगाते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए
अगली टॉपिक है कि भारत की भौगोलिक एवं भू राजनैतिक। देखिए भारत की भौगोलिक की बात करें, देखिए भारत के अगर डायरेक्शन की बात करें तो इस साइड में क्या है, पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है, इस साइड में क्या है, उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण है। पहले हम बात कर लेते हैं दक्षिण साइड में। तो दक्षिण साइड में कौन सा सागर है, हिंद महासागर है। और हिंद महासागर में क्या है, दो खाड़ियाँ हैं, पहली बंगाल की खाड़ी और इधर क्या है, अरब सागर। देखिए आप इसको भौगोलिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम में क्या है, अरब सागर, उसके बाद में दक्षिण पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद में उत्तर की अगर बात करें तो उत्तर में देखिए हिमालय पर्वत का प्रसार है, हिमालय का प्रसार उत्तर में भी है और उत्तर पूर्व में भी है। और उसके बाद में यहाँ से अगर बात करेंगे तो साउथ और पूर्व अर्थात दक्षिण पूर्वी साइड में भी हिमालय का विस्तार है। यही क्या है, भारत का भौगोलिक विस्तार है। आप इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए इस साइड में क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, हिमालय पर्वत है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर भी साइड में हो जाएगा, उत्तर पूर्व में भी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में भी हो जाएगा, और दक्षिण पूर्व में भी इसका प्रसार देखने को मिलता है। और उसके बाद में अगर दक्षिण साइड से अगर बात करें तो देखिए ये क्या है, इस साइड में क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर की जो दो जल संधियाँ हैं, जो कि उन सबों का नाम क्या है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो यही क्या है, भौगोलिक स्थिति होगी। उसके बाद में भू राजनैतिक की अगर बात करें तो भू राजनैतिक स्थिति में देखिए इस साइड में क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, चाइना के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं नेपाल है, फिर भूटान है, और म्यांमार और बांग्लादेश। ये क्या है, भारत की सीमाओं से सटे हुए सीमावर्ती देश हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानने से पहले हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में जानना अनिवार्य हो जाता है। देखिए अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, या इसी को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, हम विषुवत रेखा कहते हैं। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। देखिए विषुवत रेखा आपको दिखाई दे रही होगी, तो विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो देखिए अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको परिभाषा से स्पष्ट हो गया होगा कि देखिए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए एक 0 डिग्री पे जाएगी और 90 उत्तर और 90 दक्षिण, अर्थात कुल मिलाकर कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी, 181 अक्षांश रेखाएं होंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं देशांतर रेखाओं की। देखिए अगर बात करें देशांतर रेखाओं की तो देखिए इस तरफ पूर्व से पश्चिम कौन सी रेखा खींची जाती है, और समांतर ये अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। लेकिन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूडिनल लाइन कहते हैं। देखिए आप ग्लोब में देखिए, ग्लोब की बात करें तो देखिए ये आपको जो दिखाई दे रही हैं रेखाएं, ये क्या है, 0 अक्षांश रेखाएं, इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं। तो इसके पैरेलल जो ये सारी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इसे हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं कहेंगे। लेकिन देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसी को हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं, ये क्या है, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। देखिए ये कितनी संख्या में होंगी, तो आप जानते हैं कि चारों साइड में कितने अंश का कोण बनता है, तो 360 का। तो ये रेखाएं कितनी होंगी, 360 रेखाएं होंगी। देखिए बात करते हैं देशांतर रेखाओं से क्या स्पष्ट होता है।
देखिए देशांतर रेखाओं से दो देशों के मध्य समय डिफरेंट का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। अर्थात देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि भारत की जो अक्षांशीय दृष्टि से बात करें तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पे देखिए ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये दो भागों में गोलार्ध को बांटती है, नॉर्थ और साउथ। अर्थात देखिए ये ऊपर वाला जो होगा उसे उत्तरी और इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। देखिए अक्षांशीय, भारत की अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध का देश है, उत्तरी गोलार्ध का देश है। लेकिन अगर देशांतरी दृष्टि से बात करें तो देशांतर रेखाएं भारत को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं। तो देखिए ये जो पूर्वी और पश्चिमी में बांटेगी तो इंडिया कहाँ है, यहाँ पे है। तो देखिए पूर्वी साइड में है, पूर्वी साइड में क्या होता है, समय जोन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अर्थात आगे होता है। तो देशांतरी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध का देश है, पूर्वी गोलार्ध का। लेकिन संपूर्ण स्थिति की बात करें अर्थात अक्षांशीय और देशांतरी दोनों को एक साथ अगर मान लें तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। चलिए उम्मीद लगाते हैं कि आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। अब भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। देखिए मुख्य भूमि अर्थात कन्याकुमारी की बात करते हैं। तो देखिए कन्याकुमारी की अगर बात करें तो ये कन्याकुमारी किस अक्षांश पे स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, ये उत्तरी अक्षांश में होगा। तो उत्तरी से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अर्थात भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरी अगर विस्तार की बात करें तो 68.7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। वहीं अगर संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो कि 6.4 से लेकर 37.6 तक फैला हुआ है। उसके बाद में भारत के अगर कटिबंध की बात करें तो भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। तो चलिए भारत की स्थिति और विस्तार के बाद अब हम बात करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में। देखिए जो ग्रीनविच मीन टाइम है अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहीं जो रेखा खींची गई है ये कौन सी रेखा है, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, GMT के नाम से जानते हैं। देखिए GMT के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 0 है, 0 से 1 है। इसी तरह मान लीजिए 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। तो 360 जो देशांतर रेखाएं हैं, अगर 360 जो देशांतर रेखाएं तो पृथ्वी कितने समय में तय करती है, 24 घंटे में। तो 24 घंटे को अगर आप 360 से अगर भाग देंगे, इसको 24 × 60 करके अगर भाग देंगे तो एक देशांतर रेखा बराबर कितने मिनट का समय आएगा, 4 मिनट का समय आएगा। इसलिए 15 देशांतर रेखा बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है कि समय का निर्धारण कर रही है। अर्थात अगर यहाँ पे लंदन है, लंदन से अगर भारत की बात करें तो देखिए यहाँ पे भारत है। भारत की जो मानक समय रेखा है जिसे हम
IST अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसको क्या कहते हैं, GMT कहते हैं। GMT से ISTD क्या है, 5.5 घंटा क्या है, आगे है। अर्थात अगर इसके अक्षांश की बात करें तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर क्या है, लंदन स्थित है। लेकिन अगर भारत का जो शहर नैनी है, नैनी की अगर बात करें तो ये 82.1/2 अक्षांश पे पूर्वी देशांतरी रेखा पर कौन सा स्थित है, भारत का मानक समय रेखा स्थित है। तो देखिए 82.1/2 गुणित 4 अगर करेंगे तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर आप 60 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5.5 घंटा होगा। अर्थात भारत का जो ISTD है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT के बीच में अगर बात करें तो समय का अंतर तो कितने घंटा का है, 5.5 घंटे का अंतर होगा। चलिए GMT के बाद अब बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में। देखिए भारत की मानक समय रेखा की अगर बात करें तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को, तो ये कहाँ से निर्धारण किया गया है, GMT से किया गया है, जो कि लंदन में है। GMT से 5.5 या 82 डिग्री 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही क्या कहते हैं, मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। वहीं बात करते हैं कि जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, और उसकी अगली पॉइंट है इससे संबंधित कि भारतीय मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटा आगे है। तो आपको हम बताए थे GMT में कि कैसे 5.5 घंटा आगे है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि भारत का जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य से होकर जाती है। तो 5 राज्य कौन है, देखिए आप मैप में देखिए, जो ये आपको नीले कलर से दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, यूपी है। ये क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद में ये देखिए कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद में ये उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। तो देखिए यही 5 राज्य है जिससे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले भारतीय राज्यों के बारे में। तो देखिए कर्क रेखा से गुजरने वाले भारतीय राज्यों की अगर बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो आप देखिए मैप में, देखिए जो आपको रेड कलर से लाइन दिखाई दे रही है ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। अब दोनों मैपों में देखिए, तो देखिए कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए ये 6 राज्यों और 2 क्या हैं, पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है। तो देखिए कौन कौन से हुए, इस वाले मैप में भी देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्यों से भारत में जो कर्क रेखा है गुजरती है। उसके बाद में अगर कर्क रेखा से के बारे में अगर ट्रिक की बात करें तो देखिए ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। देखिए मी मीन्स मिजोरम, त्र मीन्स त्रिपुरा, प मीन्स पश्चिम बंगाल, र मीन्स राजस्थान, ग मीन्स गुजरात, म मीन्स मध्य प्रदेश, छा मीन्स छत्तीसगढ़ और झार मीन्स झारखंड। यही जो 8 राज्य हैं उन्हीं 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। उपरोक्त टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न को हम देख लेते हैं जो कि आगामी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है BPSC 2010, SSC 2016 और 18 दोनों में क्वेश्चन पूछ चुका है।
तो देखिए ये जो कर्क रेखा है राजस्थान के दो जो कि दक्षिणी जो जिला है उसी से होकर जाती है। पहला क्या है, डूंगरपुर, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, और ये दूसरा बांसवाड़ा। तो देखिए यही दो राजस्थान के ज़िले से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। देखिए अगर कर्क रेखा पर अगर राजधानी की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। अब देख रहे हैं कि कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं, 8 राज्य स्थित हैं। 8 राज्य में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे बात करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में। तो भारत के दूरस्थ बिंदु की अगर बात करें तो देखिए भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसे हम इंदिरा काल, उसके बाद में हम बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें तो 6.4 पर जो स्थित है इंदिरा पॉइंट। उसके बाद में देखिए सबसे दक्षिणी अगर बिंदु की बात करें तो देखिए दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट जो कि 6.4 पर स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं हम पूर्वी की, तो पूर्वी जो बिंदु है तो किबिथु जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, सबसे पूर्वी दूरस्थ बिंदु है। उसके बाद में पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो गौर माता जो कि गुजरात राज्य में पोरबंदर के समीप स्थित है। तो चलिए हम भारत के दूरस्थ बिंदु को भी देख लिए। उसके बाद में बात करते हैं भारत के सीमावर्ती देश। तो बात करते हैं भारत के सीमावर्ती देश, तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। तो जान लेते हैं कि कौन कौन से सीमावर्ती 7 देश हैं। तो देखिए पहला पाकिस्तान आपको मैप में दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये क्या है, जो सीमा का निर्धारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सीमावर्ती देश कहते हैं। तो देखिए एक क्रम से लिखा गया है। आप अगर पश्चिमी छोर से अगर आप मैप में देखते जाएंगे तो देखिए ये क्या है, क्रमबद्ध से लिखा गया है। पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये क्या है, भारत के सीमावर्ती देश हैं। चलिए आगे बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। सीमावर्ती देश कितने थे, तो भारत के सीमावर्ती 7 देश थे, लेकिन भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो 9 हैं। तो देखिए 7 हो जाएंगे कौन कौन से, 7 तो हो जाएंगे आपके सीमावर्ती जो कि आप जानते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जो कि कलर में इंडिकेट किया गया है। लेकिन 2 जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 7 और +2, कुल मिलाकर भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। तो चलिए अब राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जान लेते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहला जो होगा भारत पाकिस्तान सीमा की बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। तो देखिए 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आप देखिए मैप में ये कौन सा है, गुजरात, राजस्थान और ये पंजाब। ये जो 3 राज्य हैं ये पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा बनाते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो आपको देखिए उम्मीद लगाते हैं कि आप पाकिस्तान से जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए हैं उसके बारे में आप जान चुके हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत और चीन के मध्य कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं।
तो देखिए, एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य जो कि चाइना के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है। लद्दाख। उसके बाद 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपको कलर से क्रमबद्ध दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। देखिए, ये आपका नेपाल है। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्यों के साथ नेपाल अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगर बात करें हम पश्चिम साइड से, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद में पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखिए, ये जो 5 भारतीय राज्य हैं वो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। देखिए, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि भारत और नेपाल के मध्य भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, या राज्यों को क्रम में लिखिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे किलोमीटर भी लिखा गया है। तो बिहार राज्य जो है नेपाल के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड लगभग सेम डिस्टेंस की दूरी का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने में करते हैं, और सिक्किम 99 किलोमीटर अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चलिए, उम्मीद लगाते हैं कि आपको भारत और नेपाल सीमा से संबंधित 5 राज्य के बारे में आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हम भारत और भूटान के बारे में बात करते हैं कि भारत और भूटान की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगी हुई है। तो देखिए, भारत और भूटान की सीमा अगर बात करें भारत के राज्यों के साथ, तो देखिए कितने राज्यों के साथ सटी हुई है, तो कुल मिलाकर 4 राज्यों के साथ भूटान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखिए, पहला पश्चिम बंगाल, ये कौन सा है, सिक्किम है, फिर असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों के साथ भूटान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद में भारत म्यांमार की सीमा की अगर बात करें, तो देखिए ये भी 4 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखिए, वो कौन कौन से 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो कि म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं, देखिए, पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। और यहाँ से देखिए एक और बांग्लादेश से संबंधित और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसको 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेरे हुए है, या 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखिए, जो त्रिपुरा राज्य है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद में चलिए और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत के साथ कौन ऐसा सीमावर्ती देश है जो कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि 4096 किलोमीटर की। उसके बाद में चलिए आगे बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान सीमा के बारे में। देखिए, यहाँ से जब से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में का दर्जा दे दिया गया है, तब से यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बनने की संभावना है, जैसे कि भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है
जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बस मात्र एक देश के साथ बनाता है, या कौन सा ऐसा सीमावर्ती देश है जो भारतीय राज्य में बस मात्र केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो देखिए जो अफगानिस्तान है ये बस मात्र लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसी के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। तो इसीलिए पहले यहाँ से जब जम्मू कश्मीर था तो यहाँ से क्रिश्चियन बनने की संभावना बहुत कम होती थी, लेकिन जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित राज्यों का निर्माण हुआ तब से यहाँ से क्रिश्चियन बनने की संभावना बढ़ गई है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम कि राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए पहला है कि भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ उनकी सीमा सटी हुई है। तो बताइए भारत के कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जो भारत के 3 राज्यों के साथ उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 3 देशों के साथ उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सटी हुई है। तो देखिए पहला सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। इसके पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जब से इसे केंद्र शासित प्रदेशों में विलय कर दिया गया तब से वो 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो देखिए सिक्किम, देखिए यही है सिक्किम। सिक्किम की अगर बात करें तो इस साइड में देखिए नेपाल है, इधर भूटान है और उसके बाद में ऊपर क्या है, चीन है। तो देखिए 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो भारतीय राज्य सिक्किम 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। अब देख रहे हैं नेपाल, भूटान और चीन के साथ। वहीं अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए इस साइड में भूटान से, इस साइड में चीन से और इधर म्यांमार से। तो ये अरुणाचल प्रदेश भी भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। वहीं दशा पश्चिम बंगाल की है। ये भी देखिए पश्चिम बंगाल इधर बांग्लादेश के साथ और इधर नेपाल और भूटान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देखिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर देखिए यहाँ पे जब केंद्र शासित राज्यों में इसका विलय नहीं हुआ था तो जम्मू कश्मीर भी देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता था। लेकिन जब से इसका विघटन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया है तब से ये 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है। उसके बाद में यहाँ से अगर बात करें कि लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जैसे इधर देखिए चाइना से, इधर क्या है, इधर अफगानिस्तान और इधर पाकिस्तान के साथ। तो देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 5 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। देखिए भारत के कौन कौन से 5 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं। तो देखिए हरियाणा, आप देख रहे हैं ये क्या है, मध्य में स्थित है, किसी देश के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए ये भी किसी सीमावर्ती देश के साथ इसकी सीमा नहीं सटी हुई है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। वहीं दशा देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना की है। तो देखिए कुल मिलाकर 5 राज्य है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ये जो 5 राज्य हैं ये किसी देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा नहीं करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है या अगला तथ्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो राज्य की जो सीमा है सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है, अर्थात 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा सटी हुई है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से 9 राज्य हैं, अर्थात 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। देखिए हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा सटी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में देखिए बिहार, बिहार के बाद में सिक्किम या झारखंड,
सॉरी सिक्किम नहीं होगा। देखिए बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। देखिए कुल मिलाकर 8 हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि नई दिल्ली क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती हैं। तो यही रीजन है कि उत्तर प्रदेश राज्य भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो चलिए अगला तथ्य है कि तटीय सीमा पर स्थित कौन ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक और न्यूनतम तटीय सीमा वाले राज्य के साथ सटी हुई है। देखिए ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये महाराष्ट्र राज्य है जो सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बनाता है, गुजरात, और सबसे न्यूनतम कौन बनाता है, गोवा। तो देखिए गुजरात और गोवा की किस राज्य से अपनी सीमा का साझा करते हैं दोनों, तो देखिए महाराष्ट्र के साथ। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तटीय सीमा पर स्थित कौन ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक मतलब गुजरात और न्यूनतम तटीय सीमा का मतलब गोवा के साथ अपनी सीमा का साझा करता है। तो कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा सीमावर्ती देश है जिसकी सीमा मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सटी हुई है। देखिए सीमावर्ती देश की बात कर दिया तो अफगानिस्तान मात्र एक सीमावर्ती देश है जो कि बस मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अफगानिस्तान होगा। चलिए अगला तथ्य है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। देखिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिस राज्य से भारत की कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि सबसे अधिक और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला सीमावर्ती देश कौन सा है। देखिए सबसे अधिक अर्थात सबसे लंबी सीमावर्ती देश कौन सा है, जैसे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कौन सा देश है, बांग्लादेश जो कि 4096 किलोमीटर की बनाता है। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो बस मात्र 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है भारत के साथ, बांग्लादेश, और सबसे कम अफगानिस्तान। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ, और सबसे छोटा जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी, उसी का एक जिला माही है। देखिए सबसे बड़ा कच्छ हो जाएगा और सबसे छोटा माही हो जाएगा। देखिए भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे आप बस राजस्थान क्या है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है। उसके बाद में देखिए क्षेत्रफल से संबंधित एक अलग से वीडियो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसमें हम इसके बारे में फुल डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखिए कर्क रेखा का भारत के किस राज्य में विस्तार सर्वाधिक है। देखिए कर्क रेखा का भारत में अगर विस्तार की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो